Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. In today's class, we will complete chapter number first, the third level from the book Vistas. So, without wasting a single second, let's start the topic. If you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so you can get the notifications of our videos firstly. So let's start the topic. In the previous class we had completed the text till the first paragraph of page number 5. So today we will start our topic from the second paragraph of page number 5. चलिए शुरू करते हैं. तो चार्ली जो है थोड़ा घबरा जाता है जब क्लर्क जो है उसे धमकी देता है कि डोंट ट्राई टू चीट मी, मैं आपको सीधा पुलिस में पकड़वा दूंगा. और चार्ली घबरा जाता है कि 1894 में जेल की हवा खाने में कोई सरदारी कोई मजा नहीं है. तो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट आया. तो अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर उसने क्या किया, वो सीधा अपने बैंक जाता है और बैंक के अंदर चार्ली के कुल मिलाकर के $300 डिपॉजिट थे. उसकी सेविंग्स थी, उसकी लाइफ टाइम की कमाई थी. तो चार्ली की लाइफ टाइम की इनकम थी $300 और उसने वो सारी की सारी करेंसी विड्रू करवा ली और उस करेंसी से पुरानी ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीद ली. वही करेंसी जो उस समय उसने उस पर्टिकुलर जगह पर देखी थी, सो कॉल्ड थर्ड लेवल में. तो जब उसके दोस्त सैम को ये बात पता चली तो वो थोड़ा सा वरीड हो गया. तो सीधा उसके पास जाकर के बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त तू अभी भी तेरी पागलपंथी बंद नहीं कर रहा. अरे मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था भाई, ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं है, नहीं है, नहीं है. तेरे दिमाग में बात आती क्यों नहीं है? अरे मैं दोस्त हूँ इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ, फालतू का पागलपन छोड़ दे. लेकिन चार्ली ने जो है उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी. चार्ली जानता था वो क्या कर रहा है, चार्ली जानता था वो पागलपंथी नहीं कर रहा था. जो कुछ भी उसने देखा था वो बिल्कुल सच था. और वैसे भी 1894 में जो है 13 सेंट के 1 दर्जन अंडे आते थे. तो फालतू क्यों किसी की सुने, बिल्कुल कौड़ियों के दाम है जी. तो चार्ली आगे कहता है कि उसके बाद उसे कभी भी वो थर्ड लेवल नहीं मिला, वो कॉरिडोर उसे मिला ही नहीं जो थर्ड लेवल की तरफ लीड करता था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के. हालांकि उसने कोशिश बहुत करी लेकिन उसे कभी नहीं मिला. और जब लुइसा को फिर से पता चला कि उसका पति जो है फिर से उस लेवल को ढूंढने में लगा हुआ है तो वो जो है उसे कन्विंस करती है, उसे कंसोल करती है, उसके अशांत मन को शांत करती है. और एज अ वाइफ वो जो कुछ कर सकती थी साम दाम दंड भेद सब उसने कर दिया और अपने पति को समझाया कि सैम आई लव यू सो मच, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द थर्ड लेवल. इफ यू लव मी प्लीज प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लुक फॉर इट. वो सीधा सीधा सैम को अपने स्टाइल में समझाती है, पत्नी वाले स्टाइल में. अब सैम जो है इमोशनली थोड़ा सा बाउंडेड हो जाता है तो वो भी लुइसा से वादा करता है कि ठीक है डार्लिंग, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं किसी ऐसी चीज को ना करूं जिससे तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं नहीं करूंगा. तो उसने भी जो है थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वीकेंड्स पर खुद लुइसा और चार्ली दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढते हैं. तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वो लुइसा जो उसे हर तरह से मना करके उसको राजी कर लेती है कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, इसके चक्कर में अपना टाइम, एनर्जी और अपने मन की शांति को खराब मत करो. तो आखिर फिर ऐसा क्या हो गया कि खुद लुइसा जो है थर्ड लेवल को ढूंढ रही है. आइए जानते हैं हुआ क्या था, आखिर लुइसा कैसे कन्विंस हुई कि ऐसी कोई जगह है भी. तो हुआ ये कि उसका जो दोस्त था सैम वीनर, उसका जो दोस्त था सैम वीनर वो अचानक से कहीं गायब हो गया. कोई नहीं जानता था कि वो बिना किसी सुराग के, सबूत के आखिर गया तो गया कहाँ. उसे जमीन निगल गई, आसमान खा गया. लेकिन कहीं ना कहीं चार्ली के मन में ये शक था कि वो शायद कहाँ गया है. तो सैम जो एक शहर का लड़का था और चार्ली उसे हमेशा अपनी कहानियां सुनाता था गेल्सबर्ग की कि वो वहां पर स्कूल जाया करता था और वहां इतना शानदार माहौल था, ये था वो था.
तो तभी से जो है चार्ली की बातें सुन करके सैम के मन में एक बहुत ही गहरी इच्छा थी कि अगर कभी भगवान ने ऐसा कुछ चमत्कार किया या कभी मौका मिला तो एक बार कम से कम वो 1894 में वो जगह वो माहौल देख करके आएगा, देख करके क्या वो तो जी करके आएगा। तो हमेशा से सैम की ये इच्छा थी कि अगर ऐसा हो गया तो वो 1894 में ही जीना पसंद करेगा। तो चार्ली को शक हुआ कि कहीं ना कहीं सैम उसी लेवल में है जिस लेवल का ट्रेवल वो करके आया है, और उसका सबूत भी उसे मिल गया। तो सैम के गायब होने से वैसे ही चार्ली थोड़ा सा बेचैन सा था। तो एक शाम को वो जो है बेचैन होकर के अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तो तभी उसकी नजर पड़ती है एक फर्स्ट डे कवर के ऊपर। तो ये वो कवर था जिसे इस कलेक्शन में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। तो देखिए, जब भी कभी किसी देश की गवर्नमेंट कोई स्टैंप, कोई पोस्टल एनवेलप या कोई XYZ पोस्टल के रिगार्डिंग या रेफरेंस में कोई चीज इशू करती है, तो जो कलेक्टर्स हैं उसको सेम डे खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद वो क्या करते हैं कि किसी एनवेलप के ऊपर या किसी भी ऐसी मीन के थ्रू वो उसमें जो है कुछ लेटर डाल करके, कोई और चीज डाल करके उसे अपने ही घर पर पोस्ट कर देते हैं, अपना घर का एड्रेस डाल करके। सेम डे जिस दिन वो इशू हुआ है, जिस दिन गवर्नमेंट ने इशू किया है, सेम डे वो किसी उसी पर्टिकुलर एनवेलप को, स्टैम्प को या पोस्टल से रिलेटेड किसी भी चीज को जिसको कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसी दिन खरीद करके उसको अपने घर के एड्रेस पर पोस्ट करते हैं। और जब ये पर्टिकुलर एनवेलप या स्टैंप लगा हुआ कोई लिफाफा या वॉट जो भी है, वो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर जो है उस लिफाफे के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर, स्टैंप के ऊपर उस दिन की मोहर लगती है। तो वो मोहर लगते ही वो जो है इस चीज की ऑथेंटिसिटी पा लेता है कि ये जिस दिन इशू हुआ था उसी दिन जो है हमारे पास में था। तो फर्स्ट डे कवर जिस दिन इश्यू हुआ उसी दिन हमने खरीद लिया था। इट इज समथिंग लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट इशू। अगर आप मूवीज के शौकीन हैं और अगर आपने किसी मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही देखा है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटल एविडेंस होता है उस मूवी का टिकट। तो ठीक उसी तरह से जो कलेक्टर्स हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की इशू किए हुए किसी भी पोस्टल कंटेंट को सेम डे खरीद करके उसे अपने घर पर पोस्ट कर देते हैं। और पोस्ट करने के बाद जब डाकघर की मोहर लग करके उनके पास में पहुंचता है तो बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो उसकी नजर पड़ती है एक फर्स्ट डे कवर के ऊपर, और इस फर्स्ट डे कवर को उस कलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। तो वो जो है फर्स्ट डे कवर या वो लेटर, वो लिफाफा किसी ने उसको उसके दादाजी के घर के एड्रेस पर पोस्ट किया था। वो घर जो उसके दादा का गेल्सबर्ग में था, और जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था उसके ऊपर, और तारीख थी जुलाई 18, 1894। और पोस्ट ऑफिस की जो उस पर सील लगी थी, वो मोहर लगी थी, वो इस बात को साबित करती थी कि ये उसी दिन डिस्पैच हुआ था। तो जो उस पर स्टैंप लगा हुआ था वो कुल मिलाकर के 6 सेंट का था, डल ब्राउन था, और इसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। तो नेचुरली जब ये एनवेलप उसके दादा के कलेक्शन में है, क्योंकि दादा को भी कवर्स इकट्ठा करने का शौक था, उसके दादा चार्ली के दादा भी स्टैम्प कलेक्टर थे। तो जब ये उनके पास में आया तो उनके दादा को लगा कि शायद उन्होंने ही पोस्ट किया होगा, तो इस लेटर को उन्होंने ओपन ही नहीं किया, और वो आया और दादा के कलेक्शन का हिस्सा हो गया। उसी कलेक्शन को बाद में चार्ली संभालता है, और ये लेटर इतने सालों तक इंतजार करता है चार्ली का कि चार्ली इसे कब ओपन करे और पढ़े। और जब उसको पढ़ने का समय आया, कब आया? जब सैम गायब हो गया और चार्ली के मन में खलबली मची। तो एक दिन अशांत सा होकर के वो अपने उस कलेक्शन को देख रहा था, तो उसे उस फर्स्ट डे कवर को जो उसको वहां नहीं मिलना चाहिए तो मिला, और उसके अंदर जो है एक लेटर था, और वो खाली नहीं था। यूजुअली कलेक्टर्स जो है खाली रख देते थे,
लेकिन ये वाला खाली नहीं था, इसके अंदर एक चिट्ठी भी थी और चिट्ठी में जो भी लिखा हुआ था वो मैं एज इट इज कट टू कट वर्ड टू वर्ड कर रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिएगा चिट्ठी में लिखा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिट्ठी में एड्रेस क्या है, ये उसके चार्ली के जो दादा हैं उनके घर का एड्रेस है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। तो अगर आप आज भी यूट्यूब पर, नेट पर, गूगल पर सर्च मारें 941 विलार्ड स्ट्रीट, आप हैरान हो जाएंगे, वो एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो दादाजी के घर का एड्रेस था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस और डेट है जुलाई 18, 1894। तो चार्ली को लिखा है सैम ने, चार्ली मैं तुम्हें बहुत बहुत विश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि तुम सही थे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया है कि तुम सही थे, तुमने जो भी कहा था वो सही था। चार्ली मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है और मैं बीते 2 हफ्तों से यहां पर हूं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और कोई यहाँ पर डेलीज हाउस है, वहां पर जो है कोई बैठ करके पियानो बजा रहा है घर में, और सारे के सारे जो घर वाले हैं वो पोर्च में खड़े होकर के एक गाना गा रहे हैं और गाने के बोल हैं सीइंग नेली होम। अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे सीइंग नेली होम और इस गाने के वर्ड्स को ढूंढेंगे तो आप हैरान हो जाओगे ये गाना सच में है। तो सारे के सारे जो घर वाले हैं पोर्च में खड़े होकर के एक गाना गा रहे हैं, गाने के बोले सीइंग नेली होम, और मुझे भी यहाँ इनवाइट किया गया है लेमनेड के लिए। तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त चार्ली, तुम लुइसा को लेकर के यहाँ पर आ जाओ एंड कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। तो कहता है कि तुम थर्ड लेवल को तब तक ढूंढते रहो जब तक ये तुम्हें मिल नहीं जाता। मेरी बात का विश्वास करो, ये जगह जन्नत है और तुम्हें इसको ढूंढना ही चाहिए। और नीचे उसने चिट्ठी में साइन कर दिया, तुम्हारा प्यारा दोस्त सैम। तो सीधा 40 खत को पढ़ने के बाद में स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर गया और वहां उसे पता चला कि सैम ने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी $800, उस $800 का उसने पुराने स्टाइल का करेंसी कन्वर्ट करवाया और उसको लेकर के वो गायब हो गया। कहाँ? थर्ड लेवल में। तो दरअसल एक हमेशा से इच्छा थी सैम की कि वो जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, ग्रेन का, चारे का, हे बिजनेस करना चाहता था। तो उसकी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि वो इतना पैसा लेकर के गया है। तो चार्ली ने जब ये पाया कि सैम $800 लेकर के गायब है, तो इतनी बड़ी रकम थी कि वो उस समय थर्ड लेवल में किसी हे फीड और ग्रेन बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पर कर सकता था और वो हमेशा से करना भी चाहता था। तो जो काम वो करता था वो काम वो कर नहीं सकता था। खासतौर से 1894 में गेल्सबर्ग में कोई भी साइकेट्रिस्ट नाम का शब्द जानता ही नहीं था, तो उसका वो काम तो वैसे भी वहां पर चलने वाला नहीं था। तो साइकेट्रिस्ट काम तो चलने वाला नहीं था, लेकिन वो जो पैसा यहां से लेकर के गया था $800, इतने पैसों में तो अनाज का, चारे का इतना बड़ा व्यापारी बन जाता कि पूरी जिंदगी जो भी उसकी बची थी वो शहंशाहों की तरह जीता। तो यहाँ पर हमारा टेक्सुअल पार्ट तो खत्म होता है। अब एक वाइटल क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या चार्ली ने सच में जागती आंखों से कोई सपना देखा है? तो अगर आप इस चीज के रिगार्डिंग किसी और कंटेंट में चीजों को सर्च करते हो तो हर कहीं पर आपको एक ही आंसर देखने को मिलेगा कि दिस वॉज जस्ट अ वेकिंग ड्रीम ऑफ चार्ली, because the modern world is filled with all sort of insecurities and fears and tensions of whatsoever। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है वो इस बुक के अंदर ही है। क्या चार्ली ने सच में पास्ट में ट्रेवल किया था? तो उसका जवाब मैं आप ही पर छोड़ता हूं। मैं कुछ दस्तावेज दे रहा हूं, कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, जिसकी बेस पर आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर चार्ली ने सच में विजिट किया था क्या।
अगर ये जागती आंखों का सपना होता तो उसने जो है करियर एंड आइव्स के उन लोकोमोटिव्स को कैसे देगा ट्रैक के ऊपर। अगर ये सच्ची में उसकी जागती आंखों का सपना ही था तो इतने सारे 19-18 सेंचुरी का जो फैशन था वो उसे कैसे दिखाई दिया। अगर सच में ये उसकी जागती आंखों का सपना ही था तो वो अखबार द वर्ल्ड जो बंद हुए जमाने हो चुके थे वो वहां क्या कर रहा था। अगर ये सच में उसकी जागती आंखों का सपना ही था तो जो डेट थी उसके अंदर, वो डेट के अंदर जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो खबर छपी थी, तो डेट उस दिन थी अखबार के अंदर जो खबर उसने देखी थी वो खबर थी, तो उस अखबार के अंदर जो खबर देखी थी तो डेट थी 11 जून 1894। प्रेसिडेंट जो है क्लीवलैंड के बारे में खबर छपी थी। तो अगर ये जागती आंखों का सपना ही था, अगर सच में जागती आंखों का सपना ही था तो अखबार द वर्ल्ड के अंदर 11 जून 1894 को प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो आर्टिकल छपा था भला वो कैसे देख लिया उसने। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एविडेंस है, बहुत सारे सबूत हैं जो ये जाहिर करते हैं कि चार्ली ने को सपना नहीं देखा था। थोड़ी देर पहले ही जिस स्टेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब थे वो अचानक से ही गैस लाइट में कैसे कन्वर्ट हो गए थे। और वो करेंसी जो उसने स्टेशन पर देखी थी, जब वो क्लर्क के यहाँ जाता है और टिकट मांगता है उसे गेसबर्ग इलिनॉइस के लिए, लुइसा और अपने लिए, तो उसने देखा था ड्रॉर के अंदर ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी। तो ये सारी की सारी चीजें लकड़ी की बनी हुई थी, छोटी सी थी। वुमेन्स का फैशन ले लो, मेंस का फैशन ले लो, ट्रैक पर चलने वाले लोकोमोटिव ले लो, रहन सहन ले लो, पहनावा ले लो, स्टाइल ले लो, उस समय का माहौल ले लो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है किसी जागती आंख का सपना थोड़ी हो सकती है। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन इतना प्रिसाइज है, इतना बारीक है, मानो सच में किसी ने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। और जगहों के नाम जो है वो नाम बदले नहीं गए हैं। अगर ये सच में कोई काल्पनिक चीज या कहानी होती तो फैंटेसिकल चीजें यहाँ पर होती। जैसे एक समय की बात है कहीं पर ऐसा ऐसा हुआ करता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूयॉर्क शहर का जिक्र है, न्यूयॉर्क शहर है यूएसए के अंदर, आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क के जिस पर्टिकुलर जगह पर टाइम ट्रेवल की बात हुई है वो जगह भी है, इलिनॉइस भी है, गेट्सबर्ग भी है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड भी हुए हैं, और करियर एंड आइव्स कंपनी के लोकोमोटिव भी चला करते थे। आप नेट पर सर्च मार के देखिए, आपको उनकी इमेजेस मिल जाएंगी। द वर्ल्ड अखबार चला करता था लेकिन ये बंद हो गया, ये भी सच है। तो इतने सारे फैक्चुअल एविडेंस जब हमारे सामने है, सो हाउ कैन वी एक्चुअली एक्सेप्ट दैट इट वॉज जस्ट अ वेकिंग ड्रीम। Actually, it was the true encounter of someone who had seen the scenario from his or her own eyes. So, here is a fictional character Charlie. Who knows this is the true story of someone? Who knows? It might be Jack Finney. So, whatever it is, but it was not a waking dream of anyone. Not of the Charlie actually. तो ये एक घटना थी। आप किसी भी वे में इसको काउंटर करें तो आपको यही मिलेगा कि ये कोई जागती आंखों का सपना नहीं था। तो यही इस चैप्टर का वाइटल फैक्ट था। तो इसी फैक्ट के साथ में हम इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक विद इट्स इन डेप्थ एनालिसिस। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।